नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम आपको हिमाचल के रंग बिरंगे रंगों से तो आपकी मुलाकात करवाते ही हैं, लेकिन साथ ही हर बार हम एक नए रंग के साथ उपस्थित होते हैं आपके सामने और हर बार नए नए रंगों की हम बात करते हैं। तो आज भी हम एक नए रंग की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कला की, अभिनय की। जी हाँ दर्शकों, हिमाचल की जब हम रंगों की बात करते हैं तो चाहे कल्चर हो, डांस हो, सॉन्ग्स हो, संगीत हो, उन सब से तो हम जुड़ते ही हैं, लेकिन आज हम आपको अभिनय की तरफ लेके जाएंगे और इसके बारे में हमें जानकारी प्रदान होगी हेमंत अत्री जी से, जो कि एक्टर है, थिएटर आर्टिस्ट है, और जानेंगे इनके एक्सपीरियंस के बारे में और किस तरह का अभिनय ये करते हैं, किस तरह के प्लेज ये करते हैं। तो आइए अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले सर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में। नमस्कार श्रोताओं, धन्यवाद मैम, आपने आमंत्रित किया। सर, जैसे कि आज हम बात करेंगे अभिनय के बारे में, एक्टिंग के बारे में बात करेंगे और हम जानते भी हैं कि आप थिएटर आर्टिस्ट हैं और काफ़ी सारा जो है आपका एक्सपीरियंस रहा है, थिएटर में रहा है, एक्टिंग में रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, जब भी हम कला की बात करते हैं, चाहे वो नृत्य हो, संगीत हो, कला की जब भी हम बात करते हैं तो कुछ लोग उसे बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन कभी कभी उसे समझना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका क्या कहना है कला के बारे में, और इतना समय आपको हो गया है कला के साथ जुड़ के, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में आपका क्या कहना है? मेरे अनुसार यह कला अपने आप को अभिव्यक्त करने का नाम है। कला अपनी भावनाओं को, अपने आप को आप किस रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं, और मेरे लिए कला एक सुकून है, एक अपने को एक नई पहचान और सीखने का एक बड़ा माध्यम, पूरी दुनिया को जानने का, और उससे सबसे बेहतर माध्यम इसमें रंगमंच को मानता हूँ। जी बिल्कुल सर, जैसे कि हम जानते हैं आप कला से जुड़े हैं और कलाकार जब भी किसी कला से जुड़ते हैं तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है और एक शुरुआत कहीं से होती है। तो आपके बारे में आज हम जानना चाहेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं आपकी स्कूलिंग से, थोड़ा सा पीछे हम आपको लेके जाएंगे। और जब हम स्कूल में होते हैं तो हम देखते हैं कई तरह के जो बच्चे होते हैं उनके इंटरेस्ट होते हैं और काफ़ी खुश भी रहते हैं वो कि वो नई नई चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। तो जब आप स्कूल में थे उस दौरान किस तरह के आपके शौक थे, और अगर हम अभिनय की बात करें, क्या उस समय आपका इंटरेस्ट बढ़ा? अगर मैं आज लगता है लोगों को या कि कला के किसी भी रूप में या कला का एक भी अंश मेरे में है, तो वो देन मुझे स्कूल से ही मिली है। और स्कूल से भी क्या, मेरी माता से, मेरी जो माता थी उनको कलाओं का बहुत शौक था, और चाहे भजन हो तो उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ मैं, या कला जो भी सीखा है वो एक तो माँ से जन्मजात जो गुण मुझ में आए। और स्कूल में, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, DAV स्कूल, दयानंद आदर्श विद्यालय, वहाँ पे संस्कारों के साथ जो हम कलाओं को और कल्चरल एक्टिविटी जो होती है ना, सांस्कृतिक गतिविधियों में, और हम सबसे बड़ी क्लास, अगर दूसरी में भी थे तो सबसे बड़ी क्लास थी, तो हर चीज़ का मौका हमें मिलता था, चाहे वो डेक्लेमेशन हो, परिचर्चा हो, और प्ले हो। इंग्लिश प्ले मैंने बहुत किए वहाँ पे, इंग्लिश हिंदी प्ले, तो हमें ये मौका मिलता था। और मैं मानता हूँ जब हम इस तरह की गतिविधियाँ करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। इसीलिए बोलते हैं ना, सर्वांगीण विकास इन गतिविधियों से होता है। तो वहाँ से बड़ा प्रोत्साहन मिला, और तो वो जो निरंतर आगे बढ़ता रहा, वो आगे स्कूल से कॉलेज तक गया, और कॉलेज से धीरे धीरे अच्छे लोगों की संगत मिली। और बिल्कुल, जैसे कि अभी स्कूलिंग की बात की, कॉलेज की भी आपने बात की कि आगे गया, तो कॉलेज के टाइम में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी। जैसे अब हम स्कूल से थोड़े बड़े होते हैं, कॉलेज की तरफ जाते हैं, अगर हम बात करें करियर चूज़ करने की, तो स्कूल से जाते जाते कॉलेज, कॉलेज के बाद हम अपने करियर की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो कॉलेज में अगर मैं बात करूँ, क्योंकि जैसे हम हिमाचल की बात करते हैं तो ज़्यादा स्टडी में हम स्टडी की बात करते हैं, एकेडमिक्स की हम बात करते हैं। तो जब आप कॉलेज में गए तो पढ़ाई के साथ साथ क्या ये जो आपका अभिनय का शौक था उस टाइम भी आपने कंटिन्यू रखा या उस टाइम ब्रेक लिया था? अभिनय तो बड़ी बात की बात है। अभिनय के लिए मैं एक और बहुत वो सशक्त माध्यम की उसमें रुचि कैसे बढ़ी, तो सोलन में एक राष्ट्रीय स्तरीय नाट्योत्सव आज भी चलता है, 30-35 सालों से चलता आ रहा है। तो हमारे टीचर्स वहाँ ले जाते थे, और उसमें हमें ना केवल नाटक, हमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य कलाएं देखने को मिलती थी। और लेकिन हमारी रुचि नाटकों में थी, तो किस तरह के सेट डिज़ाइनिंग होती, इप्टा भिलाई, बहुत अच्छी अच्छी, बहुत बड़ी बड़ी और बड़े प्रोफेशनल रंगकर्मी आते थे, तो हम देखते थे वो किस तरह से इतना सब कुछ कर लेते हैं। तो वो देख देख के ये रुचि, उनको देख देख के कि हमने भी करना है, और वही नई चीज़ सीख के हम अपने नाटकों में लाने की कोशिश करते थे। और क्योंकि घर में माता जी का तो रुझान था ही सांस्कृतिक गतिविधि, वो पूरे कार्यक्रम देखने भी आते थे। लेकिन पिता, क्योंकि एजुकेशन बहुत, जो दयानंद आदर्श विद्यालय DAV से मैं जहाँ पढ़ा हूँ, वो
आईसीएसई बोर्ड से संबंधित और सबसे टफेस्ट बोर्ड माना जाता जी, है। जी। वहाँ जो स्टडी का हमारा बेस बहुत अच्छा बन गया। तो प्लस टू में मैं टॉपर रहा हूँ स्टडीज़, और साथ में स्पोर्ट्स में भी मैं था, नेशनल भी मैंने कुछ गेम्स खेली हैं, स्टेट लेवल पे कुछ गेम्स खेली हैं। तो इन पर घर का फोकस यही रहता था कि पहले स्टडीज़ पे ध्यान दो, और वो हर पेरेंट्स का होता है और वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। पर साथ साथ में इन गतिविधियों में, जैसे प्लस टू में भी मैं कुल्लू स्टेट लेवल फेस्टिवल हुआ था, तो उसमें ग्रुप सॉन्ग में हम फर्स्ट आए थे। जितनी भी गतिविधियों में हम लगातार अच्छा कर रहे थे। तो कॉलेज में ऑडिशन दिया प्ले के लिए। प्ले में मैंने देखा माहौल, जब भी हम प्ले के ऑडिशन दे, सिलेक्शन भी होगी, सब कुछ हो गया, फिर वहाँ देखा मैंने माहौल कि सब लोग नशे में, वहाँ सिगरेट बीड़ी, मैं शुरू से ही मेरा इससे थोड़ा दूर रहा। हमने किसी तरह पार्टिसिपेट कुछ किया, लेकिन बाद में मैंने ये ठान लिया कि मैं हमेशा ऐसा ग्रुप बनाऊंगा जिसमें हम सिर्फ कला की बात करेंगे। ये जो नशे यूथ को जो बर्बाद करती हैं, इन चीज़ों से दूर रहा जाए। तो पूरे कॉलेज टाइम में हमारा ऐसा ग्रुप था। हम सांस्कृतिक गतिविधियों, स्पोर्ट्स, सब चीज़ों में, एनसीसी, सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करते थे, और स्टडीज़ में भी हम उतने ही ठीक थे। और ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स डिग्री की, और प्रोफेशनल लाइफ में। पर इस जो कला ने या रंगमंच ने हमें बहुत सपोर्ट किया, या सबसे बड़ी कॉन्फिडेंस, हर चीज़ में कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, उसमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जी सर, जैसे कि कॉलेज की बात की, और कॉलेज में भी जो है आपकी कला आपके साथ थी। तो कॉलेज और स्कूल के बारे में तो हम आपके जान गए, लेकिन जैसे कि हम बात करें कला के बारे में, इसे कोई सिखा नहीं सकता है या कोई बता नहीं सकता है जब तक हमारे अंदर से उससे करने की इच्छा ना हो। तो यही मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया कि आपकी जो माता जी हैं वो आपकी इंस्पिरेशन है, लेकिन अगर मैं शुरुआत की बात करूँ, जब भी हम कहीं परफॉर्म करते हैं, जैसे स्कूल में आपने कहा कि स्कूल में भी आपने कई सारी गतिविधियों में पार्टिसिपेट किया था, तो जब एक्टिंग करने आप जाते थे या शुरुआत हुई आपकी घर से अगर हम कहें, तो किस तरह से शुरुआत हुई, किस तरह से आपने सीखा, या किस तरह से आपने समझा कला को, अभिनय को? मैं जब भी कोई चीज़ देखता था ना, ऑब्जर्व, जब हम तो उस समय के कि दूरदर्शन आता था, दूरदर्शन में कार्यक्रम आते थे, एक टाइम फिल्म आती थी, फिल्म भी 2 फेजेस में आती थी कि हाफ रामायण चलती थी, तो बड़ा वो होता, या मूवीज़ देखने जाते थे। मैं मूवीज़ में एकदम से जो ना, मेरे को डायलॉग्स याद हो जाते थे, गाने याद हो जाते थे। सिंगिंग में पहली अंताक्षरी प्रतियोगिता हुई थी सोलन में, उसका भी मैं विनर रहा हूँ। तो मतलब जो भी ये याद हो जाते। कैसेट्स का ज़माना होता था, पर साधन कम होते थे, लेकिन वो एक शौक था। तो मैंने जब एक्टर्स की आवाज़ें सुनता था, मैंने मिमिक्री की है। कॉलेज में मैं पहला वो था कि मैंने एक्टर्स की आवाज़ें निकालना शुरू की। जितने उस समय एक्टर्स होते थे, राजकुमार, जगजीत सिंह, ये अजीत सिंह, उस समय के जो समकालीन एक्टर थे, तो वो एक देख के उसकी नकल करना, वो करना, उसी तरह लेखन में थोड़ी पोएट्री करना। पहले पहाड़ी में लिखना शुरू किया, फिर हिंदी में लिखना, फिर जब साहित्यकारों से प्रोत्साहन मिला तो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुआ। मतलब कहा जाए कि जैसे आपकी शुरुआत हुई, तो ऑब्जर्वेशन के साथ साथ जो प्रैक्टिस है वो निरंतर आप करते रहे, और साथ ही साथ सीखते भी रहे। तो सर, जैसे कि हम बात करें कि ये तो आपने मतलब सीखा, इस तरह से एक लर्नर कैसे सीखता है, एक आर्टिस्ट कैसे सीखता है, ये सब बातें तो हम जानते हैं। लेकिन जब हम बात करें कि हम परफॉर्म करने चाहते हैं, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, अब कॉलेज के बाद हम चूज़ करते हैं कि हमें अपनी कला में आगे जाना है, तो जब हम परफॉर्म करते हैं, वो पहली बार दूसरों के सामने एज अ करियर ऑप्शन भी हम इसको चूज़ करते हैं, तो वो किस तरह का था? और प्रोफेशनली अगर हम बात करें, तो पहला आपका क्या एक्सपीरियंस रहा प्रोफेशनली आर्ट के साथ? आर्ट के साथ मैं कहूँ कि मैंने शुरू से लेके हॉबी की, कैरियर की तरफ जाना है, वो करना है। और जहाँ तक हिमाचल की बात है, तो वहाँ पे इसको एज ए कैरियर लेना, वो करना, ये बड़ा मुश्किल टास्क था। पर ये अंदर जुनून था कि साथ साथ करना है। घर वालों को, पेरेंट्स को भी खुश रखना है कि जिस कैरियर में हम काम कर रहे हैं, उस कैरियर में अच्छा करें। लेकिन साथ साथ, क्योंकि एक काम होता है पेट के लिए और एक काम होता है सोल के लिए, तो ये कला जो है ये आत्मा के लिए है। जब आपकी आत्मा तृप्त होगी, तब आप किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकेंगे। और तो मैं अगर प्रोफेशनली अगर सीखने की बात हो, तो कॉलेज टाइम में अहलूवालिया जी, डॉक्टर कैलाश अहलूवालिया बहुत बड़े शिक्षाविद थे और हिमाचल के बहुत बड़े रंगकर्मी रहे हैं। अनुपम खेर जी के भी गुरु रहे हैं। तो वो कॉलेज में होते थे, उनके साथ मैंने सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक, भोमा, ये, और उसी समय कॉलेज, जब मैंने कहा कि एक नया ग्रुप बनाऊंगा, तो कॉलेज समय में हमने एक ग्रुप फॉर्म किया, आधारशिला रंगमंडल, जिसमें मेरे सारे मित्र जो अलग अलग फील्ड से थे, उन सबको जोड़ के, और ये प्रोडक्शन एक प्रोफेशनली, क्योंकि एक सधे हुए डायरेक्टर से हमें सीखने को मिला। जब तक कॉलेज पास आउट हुए, तब तक ये ग्रुप हमारा फॉर्म हो चुका था।
और यही वो था कि इसको और निरंतर रखना है, फिर किताबें पढ़ना जैसे उनकी गाइडेंस थी, फिर नेचुरली कैरियर की तरफ चले गए तो फिर कैरियर को आगे बढ़ाने के, पर उसको कला को हमेशा साथ रखा किसी ना किसी रूप में। जी बिल्कुल, जैसे कि आपको काफ़ी समय हो गया है कला के साथ जुड़ के, और अगर हम बात करें कि स्कूल से लेके अभी तक जो है आप कला के साथ जुड़े हुए हैं, तो जब हम प्लेस की बात करते हैं, जैसे हम जानते हैं कि थिएटर आर्टिस्ट भी आप हैं, एक्टर भी आप हैं, तो जब भी हम प्लेस की बात करते हैं उन्हें समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आम लोगों के लिए, क्योंकि उसके भी कई सारे भाग हैं, कई सारे हिस्से हैं और अलग अलग तरह के प्लेस होते हैं। तो वो थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि प्लेस किस तरह के होते हैं और कैसे हम समझ सकते हैं या कैसे हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं प्लेस को। अब जैसे हम बात करें तो प्ले को लोग समझते हैं कि जैसे लघु नाटक होता है, स्किट, वो एक स्किट अलग फॉर्म है, नुक्कड़ अलग फॉर्म है, नुक्कड़ और स्किट है। स्किट एक परिहास है कि हास्य में आप 8-10 मिनट का वो कर लें। नुक्कड़ है कि एक आप कहीं पे भी ओपन थिएटर जिसको आप कर सकते हैं, ओपन लोगों को आप जागरूक, और उसमें कोई अलग अलग वेशभूषा की जरूरत नहीं, एक ड्रेस में आप अपने संवादों से और लोगों को जागरूक कर सकते हैं किसी भी विषय पे। और हमने भी जब नुक्कड़ लोगों को जागरूक करने का एक माध्यम है, तो हमने जब भी नुक्कड़ किए हैं तो जैसे कोई थीम, मान लो स्वच्छता के ऊपर थीम है, टीवी के ऊपर थीम है या कोई भी थीम है, तो हम उसको, क्योंकि वो लोगों के बीच में जाना है, गांव के लोगों के बीच में जाना है, तो मैं लोकल डायलॉग, जो लोकल पहाड़ी बोली, वहाँ की जो स्थानीय बोली है, उससे शुरू करके फिर उसको एक मैसेज के साथ एंड कर सकते हैं। अब जैसे मैं एक लेखन की, मैंने ऑडिशन या महारानी जाना नाम से एक स्किट लिखी थी, तो हर कोई जाना चाहता है कि बॉलीवुड में मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे बॉम्बे जाना है, तो उसी आधार पर किसी ने एक प्रोग्राम में कहा था कि पहाड़ी प्रोग्राम की हमारे को स्किट चाहिए, तो हमने 3 लोग थे और हमारे ग्रुप से भी इस समय बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लोग बॉम्बे में भी, तो हमने 3 लोग बॉम्बे जाना चाहते हैं। बहुत टैलेंट होता है हिमाचल में, और हमने अपने ग्रुप में भी देखा है, जितने हमने स्टूडेंट्स के साथ काम किया है या हमने उन स्टूडेंट्स से बहुत कुछ सीखा है, उनको बस मार्ग देने की जरूरत होती है। तो उस नाटक में भी वो था, 3 लोग, उसमें गायन में बड़ा अच्छा था, सिंगिंग में बड़ा अच्छा था, तो एक बॉम्बे से लेडी आती है, उनका इंटरव्यू लेती है और वो उनको बॉम्बे ले जाना चाहती है, फिर बोलते नहीं, हमारे नहीं जाना, कि हम नहीं जाएंगे, कि हम अपनी कला यहीं दिखा के हम अपने खेत भी संभालेंगे, अपने माँ बाप को भी संभालेंगे और अपनी कला को भी यही से, और वही हम भी यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ, जॉइंट फैमिली के साथ रहकर, और आगे भी संदेश देके कि और यहाँ से अच्छे बच्चे जो हैं वो बाहर जाएं और अपना कैरियर बनाएं, यही प्रयास है। बिल्कुल सर, अगर हम बात करें जैसे हिमाचल की, अभी आपने बात की, हिमाचली स्क्रिप्ट की आपने बात की और किस तरह से प्लेस होते हैं उसकी बात की, तो करियाला के बारे में मैं जानना चाहूँगी। जैसे हम जानते हैं कि इसमें स्क्रिप्ट नहीं होती है और आपको वहीं पे प्ले करना होता है, वहीं पे एक्ट करना होता है, तो किस तरह से तैयारी होती है और किस तरह से ये जो है आगे बढ़ता है? जो लोक नाट्य विधा करियाला है, ये बहुत पारंपरिक सबसे पुरानी विधा है, और हमारी ओर या हिमाचल में तो इनको देव परंपराओं से जोड़कर देखा गया है, और हमारे भी कसौली या इस क्षेत्र में, सिरमौर आदि क्षेत्र में देवता को प्रसन्न करने के लिए ये होता है। तो मेरा ये मानना है कि जब इससे देवता प्रसन्न होते हैं, इस कला से, उसमें भी सारी फॉर्म है, अगर वाद्य यंत्र, उसमें पारंपरिक वाद्य यंत्र बजते हैं, ढोल, नगाड़ा, शहनाई वगैरह, और जितने भी हास परिहास के कार्य उसी के माध्यम से होते हैं। पहले जब हमारी आज़ादी की लड़ाई थी या किसी भी काल में हमें कोई मैसेज देना होता था ना, आज हमारे पास बहुत से साधन हैं, व्हाट्सएप वगैरह, तो कोई भी मैसेज देना था, समाज को कोई मैसेज देना था, या एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा साधनों में से फोक थिएटर यानी करियाला ये होता था, जिसमें हम पारंपरिक अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हैं। देव परंपराओं से शुरू होता है, फिर इसमें छोटे छोटे नाटक, उसमें गीत, संगीत, हमारी जो बोलियां, उस सबका संरक्षण भी होता है उसके माध्यम से। तो हमारा भी यही प्रयास है कि बचपन से लेके हम देखते आ रहे हैं कि इस विधा को आगे बढ़ाए, इसके लुप्त होती जा रही है। आज के जो मास मीडिया और ये जो बहुत से संसाधन आए हैं, इसके बीच लुप्त होता जा रहा है, पर अभी भी यंग टीमें आगे आ रही हैं। तो इसी श्रेणी में कसौली गढ़खल की हमारी एक टीम है, तो हम उनके साथ कोशिश करते हैं, जब हम रंगमंच करिए, ये फोक थिएटर है, ये भी तो उससे जुड़ी, और देवता इसको पसंद, तो हम वहाँ से आशीर्वाद लेते हैं और ऊर्जा लेते हैं ताकि साल भर परफॉर्म कर सकें। बिल्कुल। तो जी, जैसे कि कल्चर की हम बात करें, हिमाचल की हम बात कर रहे हैं अभी, और जैसे कि आपने कहा कि कल्चर से जुड़ाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि जैसे आपको इतना समय हो गया है और नए जो बच्चे आपके साथ जुड़ते हैं, यूथ आपके साथ जुड़ती है, तो अगर एक समय से मैं बात करूँ, समय बदल रहा है, नए बच्चे आपके साथ जुड़ते हैं, यंग बच्चे आपके साथ जुड़ते हैं, तो अगर हम बात करें कल्चर की,
तो किस तरह से जो बच्चे हैं वो किस तरफ चाहते हैं? क्या वो वेस्टर्न वाले जो प्लेस हैं, इंग्लिश प्लेस है, उनकी तरफ ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं, या अगर हम बात करें हिमाचल की, हिमाचली प्लेस की, हिमाचल के कल्चर की, उस तरफ ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं? जहाँ तक हम बात करूँ, अभी रंगमंच की बात हो रही थी, तो अगर अभी मैं बोलूँ प्रोफेशनली या सक्रिय रूप से जो हमने रंगमंच किया है वो हमने 2013 से हमने एक ग्रुप फॉर्म किया, प्रणव थिएटर बियॉन्ड थिएटर, और जिसका मैं फाउंडर महासचिव भी हूँ, और इसके डायरेक्टर हैं संजीव अरोड़ा जी। और हमारे जितने भी नाटक हुए हैं ये उनकी निर्देशन में हुए हैं। और अगर थोड़ा बहुत जो एज ए एक्टर आप देख पा रहे हैं तो डॉक्टर कैलाश अहलूवालिया जी के बाद संजीव अरोड़ा जी हैं जिनका, क्योंकि प्रखर निर्देशन, बहुत बड़े एक्टर रहे हैं, उन्होंने बहुत समय दिल्ली बॉम्बे बाहर काम किया है, और उनके निर्देशन में एक उनकी परिकल्पना और निर्देशन बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस की हैं, और बहुत सी हमने और भारतवर्ष में जगह जगह की हैं ये प्रोडक्शंस। और इनमें अगर जैसे हम नाटकों की आप बात कह रहे हैं तो वो उनकी जो शैली है महिला प्रधान नाटक हुए हैं। जितने भी हमारे मैक्सिमम नाटक हुए हैं वो महिला प्रधान नारी सशक्तिकरण पर हुए हैं। तो और ये ऐसा नहीं कि हमने एक शैली में काम किया है, हमने हिमाचली बेस्ड जिसकी पृष्ठभूमि हिमाचली थी, मैट्रिक नाटक वो किया है। गुड़ का हलवा एक किसान की कहानी है, और ये नाटक के 30-40 शो हैं पूरे भारतवर्ष में, जहाँ थिएटर फेस्टिवल्स में हमने ये परफॉर्म किए हैं। तो बेस्ट एक्टर, बेस्ट प्लेज, बेस्ट कॉस्ट्यूम से लेके बड़े अच्छे एक्टर्स और जो नायिकाएं इस ग्रुप से निकल के, इस समय एक लड़की है गरिमा सिंह, वो NSD में ये सेकेंड ईयर में है, और सबने, हमने ये सब फुल लेंथ प्लेस से अगर एक्टर निखरता है तो उसी से निखरता है। तो एक हमारा प्ले था अंतर्द्वंद, वो बिल्कुल मॉड प्ले था, वो पीजी की लड़कियों की कहानी थी। बसेसर बहू एक बिल्कुल अलग शैली का प्ले था, अलग कहानी थी, बोल्ड कहानी थी। तो नाटकों में विविधता, तो एक्टर के लिए भी विविधतापूर्ण अगर किरदार मिले तो उसको निखरने का, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और हम ये, या हमारे जो एक्टर्स या इस ग्रुप में जो निखर पाए हैं, तो संजीव अरोड़ा जो हमारे डायरेक्टर हैं और प्रधान भी हैं हमारे ग्रुप के, प्रणव थिएटर के, उनके साथ मिलके हमने ये अब 10 साल हो रहे हैं इस साल हम, और हमने बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस की हैं। बिल्कुल सर। जैसे कि आप प्लेस की बात कर रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस जो है वो आपका रहा है, तो मैं चाहूँगी कि हम अपने दर्शकों को भी एक छोटी सी झलक दिखाते हैं आपके नाटक की। तो आइए दर्शकों देखते हैं इनके द्वारा किया गया एक छोटा सा नाटक।
क्या सोचता है इसके बारे में? आई कितना नहीं अब सोच रहे हैं, लाला जी देख रहे हैं अभी। और देखने सोचने का तो ना टाइम भी है। लड़का है एक नंबर मुझे रहता कहाँ रहता है? बड़े शहर में रहता है, शिवराज शहर में। कुछ बात करता क्या है? क्या करता है? माल रोड पर गोलगप्पे का खेल रहा है। कृष्ण के नाम कर पड़े जो कुछ भी है कृष्ण का ही है ना। अब ये निगरानी हमने पीछे वाली शादी अब तो हम तो दर्शकों, हमने देखा एक छोटा सा जो आपका प्ले है उसका हमने छोटा सा एक पार्ट देखा। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी। जिस तरह से हम देखते हैं पोशाकें हमें दिख रही हैं, बात कर रहे हैं, तो ये प्ले के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी। क्या ये प्ले है, किस टॉपिक पर था और कहाँ ये परफॉर्म हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। ये नाटक मैट्रिक है, प्रणव थिएटर बियॉन्ड थिएटर की प्रोडक्शन मैट्रिक, यानी 10वीं जिसको हम बोलते हैं जी। और ये हिमाचली पृष्ठभूमि पर आधारित है जी। मैट्रिक जैसे 10वीं की बच्ची की कहानी है जी। कि कैसे गरीब माँ बाप जिनके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, बहुत अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो किस तरह अपनी बेटी को अफसर बनाना चाहते हैं, डीसी बनाना चाहते हैं। वो उस जद्दोजहद में उनके साथ क्या क्या घटना घटती है, तो ये उसके ऊपर नाटक है। और इस जहाँ तक इसकी परफॉर्मेंस की, ये जो क्लिप थी ये अटल सदन कुल्लू का परफॉर्मेंस है। और कितना लोग एंजॉय कर रहे हैं इस नाटक में। इसमें बहुत विविधता है। ये इसका निर्देशन संजीव अरोड़ा जी ने किया है, इसके लेखक प्रवीण पाटेकर जी हैं। पर इसको इम्प्रोवाइजेशन हमने इम्प्रोवाइज करके इसको आपने देखा होगा हिमाचली लहजे में है ये। जी बिल्कुल। जिसमें बिल्कुल स्लैंग जो है हिमाचली स्लैंग लिया, पूरी हिमाचल की छाप। और इसका हमने जो बड़े स्तर पर जब हुआ था ये 2-3 साल पहले, शाहजहांपुर में 40 नाटक पूरे भारत से आए थे, उसमें श्रेष्ठ नाटक रहा है। श्रेष्ठ कॉस्ट्यूम, सेट डिजाइनिंग और बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट, ऐसे 4-5-6 अवार्ड इसको मिले। और जहाँ जहाँ ये परफॉर्म हुआ है, इसका दिल्ली में हुआ है, तो जज खड़े हो गए कि आपने दिल्ली में आपको हिमाचल के दर्शन करा दिए। छोटी छोटी चीज़ों में ऑब्जर्व किया होगा। इन सेट डिजाइन पे पूरी टीम एफर्ट करती है। अब जैसे हम बोल रहे हैं एक्टर एक नहीं, ये पूरा टीम एफर्ट होता है। रंगमंच के पीछे और रंगमंच के आगे जितने लोग हैं, इन सबके जो पूरी ऊर्जा होती है, उनका जो टैलेंट होता है, उनसे एक प्रोडक्शन निखरती है। तब कोई एक एक्टर या उससे वो जुड़ा, तो ये बड़े गर्व की बात है। हम प्रणव थिएटर से जुड़े हैं और इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जो नए आ रहे हैं, इतनी ऊर्जा होती है, बस उन ऊर्जा को सही दिशा देने की जरूरत होती है। और जो सही ऊर्जा का सही इस्तेमाल करता है, वो अपने जो है ना लक्ष्य तक पहुंच जाता है। जी बिल्कुल सर। जैसे कि अभी हम टीम वर्क की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि पर्दे के आगे और पीछे जितने भी लोग हैं वो सब जुड़े होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, प्ले को करने के लिए। तो अगर मैं बात करूँ आपके प्लेस की, और जब हम बात करते हैं प्ले की, तो कई सारे लोग उसमें जुड़े होते हैं। जैसे अभी आप ही ने कहा कि कॉस्ट्यूम है, उसके बाद स्क्रिप्ट राइटिंग है, उसमें जो एक्टर्स है वो परफॉर्म करेंगे, फिर किस तरह से सेट बनेगा, सबका एक अलग अलग डिपार्टमेंट है और अलग अलग काम सबका रहता है। तो जब आपने शुरुआत की थी और प्लेस में आपने एंट्री ली थी और प्लेस करना शुरू किया था, तो किस तरह से लोग जुड़ते गए, आप जुड़े लोगों से, और किस तरह से, मतलब अगर हम कहें कि जो वो प्ले की शुरुआत हुई और वो जो ग्रुप है वो बनते गए? बस वही कि एक शौक था कि हमें ये करना है। पॉजिटिव लोग बोलते, दर्शक नहीं आते थे, तो सबसे पहला मेरा काम तो होता था, मैं कार्ड्स पर्सनली कार्ड एक को कार्ड, फिर कार्ड वो बांटना। किसी को, हर कोई रंगमंच से जुड़ा नहीं है, हर कोई कला से। आपको ये जरूर पहचानना होता है कि कौन थिएटर का दर्शक कौन है, रंगमंच का दर्शक कौन है। तो क्योंकि मैं साहित्यकारों के बीच में रहा और प्रोफेसर्स वगैरह, तो मैं वो डिस्ट्रीब्यूशन में खुद करता था अपने सहयोगियों के साथ, अपने ग्रुप के उनके साथ। पहले लिस्ट बना के प्रिंटिंग, क्योंकि इवेंट मैनेजर रहा हूँ मैं मैक्सिमम चीज़ों को, तो इवेंट को सक्सेस करना, हम मंच पे हो ना हो मंच के पीछे, पर उसको पूरी टीम के साथ कैसे बेस्ट करना है। क्योंकि डायरेक्टर प्रोडक्शन में बिजी है, उसके पीछे के जो छोटे छोटे काम हैं जो दिखते नहीं है, लेकिन सफलता के बाद पता लगता है कि वो इवेंट। तो उसमें सबसे पहले कि आप बहुत अच्छा नाटक कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, दर्शक नहीं आए तो वो जीरो है मेरे हिसाब से। तो हम मेरा पहले कि, और दर्शक क्यों आए, एक बार दर्शक आ जाए तो उनको बांधे रखना, आपने उस स्तर का काम करना है।
तो वो उस स्तर के लिए हम गर्व से कह सकते हैं हमारे पास ऐसे निर्देशक हैं, उनकी जिनका जो विज़न है, सब बोलते हैं आप रुला के भेजते हो। कि जितने नाटक हुए हैं हमारे, गुड़ का हलवा, जिस लाहौर नहीं देखा, और मैक्सिमम नाटक हमारे गेडी थिएटर में हुए हैं, और गेडी थिएटर में परफॉर्म करना हर किसी का सपना होता है। जयपुर के रविंद्र मंच, मध्य प्रदेश, ऐसे बहुत जो स्तरीय, श्री राम सेंटर, श्री राम सेंटर, वहाँ हमने अंतर्द्वंद परफॉर्म किया था। और खुशी की बात है जो लेखिका थी अनु सिंह चौधरी, उनकी पूरी टीम उसको देखने के, और लोगों ने टिकट देख के नाटक देखे हैं। तो इससे प्रोत्साहन बढ़ता है और वो लगता है कि हम कहीं सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो पूरी टीम को का हौसला बनता है, तो और यही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है हमें। जी बिल्कुल सर, जैसे कि हम जानते हैं कि एक्टिंग तो आप करते ही हैं, साथ ही आपने अपने जो इतने और भी टैलेंट है उनके बारे में भी बात की, लेकिन हम एक और आपके टैलेंट की बात करेंगे। आप लिखते भी हैं, और जैसे पहाड़ी रैप की अगर हम बात करें, पहाड़ी कविता की अगर हम बात करें, वो भी आपने लिखी है, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहूँगी, और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगी आप अगर थोड़ा सा सुना दें हमारे दर्शकों को। हाँ, जैसे लिखने का वो था ना कि सिंगिंग और इस चीज़ का था, गाने में तो इतने वो नहीं थे, पर था कि शौक़ था। तो लेखन में भी मैं पर्टिकुलरली कॉन्वेंट मतलब इंग्लिश स्कूल से, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, हिंदी वो, पर घर में पहाड़ी बोली जाती थी, और मदर खजान थी, जैसे हमारी लोकोक्तियाँ होती ना, तो पुराने शब्द इकट्ठे करने को, और उन शब्दों को मेरा कोशिश रहता था कि अपनी कविताओं, और तो स्कूल में हमारी एक मैगजीन आती है जो लेखन का जो सबसे बड़ा था, +2 में मैंने लिखी थी, एक टूर्नामेंट वाला। और सेकंड ईयर में जो हिंदी के प्रोफेसर थे बलदेव सर, उन्होंने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं हिंदी की हमारी मैगजीन, हिमांशु मैगजीन जो कॉलेज की पत्रिका होती है, उसमें पहाड़ी अनुवाद का संपादक था मैं। तो उसमें सबका संकलन करना होता था, तो उसमें पहली एक कविता के गीत फॉर्म में एक पैरोडी टाइप लिखा था मैंने, गागुटी। लोग अपनी प्रेमिका पे लिखते हैं, ओ मेरी सुमित्रा, आज ओ मेरी प्रीति जिंटा। तो मैंने उस समय 20-22 साल कॉलेज टाइम में गागुटी, अब बोलेंगे लोग गागुटी, अरबी को बोलते हैं हमारे गागुटी, तो उसकी बायोग्राफी लिखी थी। वो सॉन्ग करके, सॉन्ग वो पॉपुलर होता है, आज भी वो वायरल होता रहता है। जी, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों के लिए सुना दें। गागुटी गागुटी बगटी मैलानी, गागुटी 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 बगटी मैलानी, गागुटी। कोई देखे अरबी बोलो, कोई बोलो कचावड़ी, कोई देखे अरबी बोलो, कोई बोलो कचावड़ी। झुणिए काची खाई, तस्के लगी चागुड़ी, गागुटी गागुटी बगटी मैलानी, गागुटी 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 बगटी मैलानी, गागुटी। कोई तेरी बेड़वा बनाओ, कोई बनाओ टूटुआ, कोई तेरी बेड़वा बनाओ, कोई बनाओ टूटुआ। चसरे दांद नी है, तसरे भी ये घूटुआ, गागुटी गागुटी। इसको हम बैंड के साथ भी परफॉर्म करते हैं, तो नई जनरेशन को जोड़ने के लिए, है ना। उस समय म्यूजिक जो पहाड़ी नहीं समझते उनके लिए म्यूजिक है, तो एक इस तरह से फॉर्म किया था। तो एक प्रयास जैसे कि अभी आपने बताया, तो लोग जो है काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, और कभी कभी जो है, क्योंकि हम हिमाचल में बात करते हैं, जो लैंग्वेज है वो भी चेंज होती है, और थोड़ी देर बाद अगर हम बात करें हिमाचल में, तो थोड़ी कुछ जो है क्षेत्रों में थोड़ी देर बाद जो है लैंग्वेज चेंज होती है। तो जो ये आपने अभी हमें रैप सुनाया, इसके बारे में चाहूँगी आप थोड़ा सा हमें बताएं कि इसका मतलब क्या है और किस तरह से समझे इसको। ये जो ये है ना, क्योंकि भाषाएं तो बनी नहीं है, ये बोली, हम इसको बोली कहेंगे। भाषा जो एक पूरा स्वरूप ले लेती है वो भाषा होती है, और इसको भाषा का रूप देने के लिए काफ़ी कार्य चल रहा है पूरे हिमाचल से, जो शिक्षाविद जुड़ते रहें कि उसको क्यों सभी शब्दों को पिरोकर। और वैसे भी एक सिरमौर से लेकर अगर हम कुल्लू तक की बेल्ट देखें, हमारे जो शब्द है ना, 80% शब्द, 80% शब्द एक से हैं, लेकिन स्लैंग का फ़र्क है, जिस तरह से हम उसको बोलते हैं उसका फ़र्क है। लेकिन वो जब भाषा और बोली बनेगी, लेकिन हम कुछ भी चीज़ अच्छा कोई भी एक्सप्रेस करना चाहें, अपने को अभिव्यक्त करना है, तो अपनी माँ बोली बोलते ना, तो अपनी बोली से बेस्ट कुछ नहीं होता। तो लोग, हम अगली जनरेशन को सिखा ही नहीं रहे हैं। आजकल माता पिताओं को भी नहीं आती है, कई पेरेंट्स, और बड़ा वो अपने को अच्छा महसूस नहीं करते कि बच्चों को, जबकि ये बच्चों को सिखानी चाहिए। अगर हम अपनी जड़ों से जुड़े नहीं रहेंगे ना, तो आगे तक ये कैसे पहुंच गई? संस्कृति ऐसे ही तो बचेगी, चाहे लोक नाटक विधा है, चाहे बोली है। तो बोली को संरक्षण करना, अगर आप कुछ क्षेत्रों में बहुत समृद्ध है, देखो मंडी कांगड़ा में लोग अपनी बोली में बात करते हैं,
और वो उनसे सीखना चाहिए। तो वही हमारा प्रयास है। जैसे आपने कहा था ना नई जनरेशन को जोड़ना, तो मेरा एक बघाटी शटराला एक कैप्सूल आता है छोटा सा, कुछ सेकंड का, एक डेढ़, तो वो भी मैंने फेसबुक में वो शुरू किया था, तो लोग उसको पसंद करते थे। तो आपको लोगों को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा ना, और कई बच्चों ने उसको याद करके ना वो डायलॉग सुनाते हैं कि आपने ये बोला था। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने जो रैप गाया था उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी, उसका मतलब क्या है? हाँ जी, जैसे गागटी अरबी को बोलते हैं, एक्चुअली उसी की बायोग्राफी टाइप के, गागटी बागटी में लाई कि गागटी खेत में लगाई बागटी, जिसने कच्ची खाई उसके लगी जागड़ी। इसको कच्ची खाने से वो लगती है ना, तो वो है कि इसको कच्ची खाने से जागड़ी लगती। गागटी रे कोई इसकी बेड़वा, गागटी रे पाचा रे तो कोई बनाओ बेड़वा। बेड़वा होता है परोठा, एक स्टफ्ड परोठा होता है, उसको बेड़वा बोलते हैं हमारे। कोई बनाओ टूटुआ, जब लस्सी का उसमें राड़ा लगता है वो टूटुआ होता है। जी जी। जिसरे दांत नहीं है तसरे भी ये घुटुआ, जिसके दांत बुजुर्ग भी उसको सीधा ही निकल जाते हैं, वो खाने में इतना, वो डाइजेस्ट करने में इतना वो होता है। तो एक फनी हास्य सॉन्ग है जी, मतलब कहा जाए तो सबको ये जोड़ रहा है क्योंकि इसमें फनी भी है, और लोग जुड़ते भी है क्योंकि हम ऐसी चीजों की इसमें बात कर रहे हैं। अरबी जड़ों से जुड़ी हुई चीज है, जड़ मतलब जमीन से भी नीचे होती है, तो और उसका टेस्ट भी, और उसकी हर चीज काम आती है। आप ध्यान रखें, अरबी से लेके उसके पत्तों से लेके हर चीज काम आती है। जी, इसी के साथ हम अगर बात करें, जैसे कि अभी ये तो आपने हमें रैप सुनाया और पहाड़ी कविता भी है जो आपने लिखी है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि किस पर वो बेस्ड है, और कविता अगर आप हमें थोड़ी सी सुना दें। कौन सी कविता? बाबूनी आंदे, ये जो कविता है ये आपने लिखी है। हाँ, और मतलब जब आपने लिखी थी तो किस तरह का जो आपका एक्सपीरियंस रहा और क्या सोच के आपने इसे लिखा था, और अगर थोड़ा सा आप हमें सुना दें। जब भी कोई भाव आता है ना जो सबके साथ गुजर रहा होता है ना, जो हम आसपास देखते हैं कहीं भी, चाहे हम प्ले है या कला की या लेखन में आते हैं या कुछ भी लिखते हैं, तो आसपास जो चीज़ें घट रही होती है ना वही इंस्पायर करती है उसी से। और मेरे को है ना कि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस, बहुत वो लिखने की बजाय मैंने हाथ से, ताकि यूथ जुड़ा रहे उससे ना। और मैं नहीं कि मैं बहुत बड़ा लेखक हूँ, नहीं मैं ना ही मैं बहुत बड़ा लेखक हूँ। मैं कोई एक भाव आता है तो उसको अपने स्टाइल, अपने ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। तो अब बाबू क्या होता है, जहाँ आप सरकारी कार्यालयों में जाएंगे ना, आपकी फाइल घूमती रहेगी, आप चक्कर लगाते रहेंगे। वो जो सारी सरकारी ये तंत्र की प्रक्रिया होती है ना, उसको देख के ये जो गीत था, बाबू नी आउंदे काबू अब किसरा मुंड दाबू, बाबू नी आउंदे काबू अब किसरा मुंड दाबू, फाइला दबाओ हुंदी इनारी रीसनी होंदी, फाइला दबाओ हुंदी इनारी रीसनी होंदी, जो करो इनारे तरले, जो करो इनारे तरले, बस तीसरा काम है कर ले, जो सेवा पानी कर ले, बस तीसरा काम है कर ले, बाबूनी 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 आउंदे काबू अब किसरा मुंड दाबू, बाबूनी आउंदे। तो हर कोई परेशान है भी, क्या किसका मैं क्या, मतलब सिर पकड़ लेता है, मैं क्या करूं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो एक व्यथा है जो इसके माध्यम से मतलब कहा जाए तो जब आप लिखते हैं तो ऐसी चीज़ें, ऐसी टॉपिक आप लेते हैं जो लोगों से जो है रोज़मर्रा की लाइफ में जुड़े हैं, और ऐसे किस्से जो रोज़ जो है लोग सफ़र करते हैं और देखते हैं। तो सर अगर हम बात करें, जैसे कि एक्टिंग की भी हम बात कर रहे थे, एक्टिंग पर आए हम, तो हम देखते हैं कि जैसे आप काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, अभी तक आप जुड़े हैं, तो तब से लेकर अब तक जो कला है और जो टेक्नोलॉजी है उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो तब से अब तक जैसे लोग आपसे नए नए जुड़ते हैं, यूथ आपके साथ जुड़ती है, खुद आप जुड़े थे, अभी भी जो लोग हैं आपके साथ जुड़ते रहते हैं, नए आते रहते हैं। तो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो किस तरह से आपने चेंज देखा है इस क्षेत्र में, अगर हम कला के क्षेत्र में बात करें, और जो यूथ आती है वो एक किस मेंटालिटी से आती है आपके पास अभी कला को सीखने? हाँ जी, मैं ये तो नहीं कहता मेरे से जुड़ते हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि ग्रुप से जो जुड़ते हैं, ग्रुप में एक पूरी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया, तो उसमें कई तरह के अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनके अलग अलग विधाएं होती हैं, कला होती है, तो उस पूरे ग्रुप में आप जुड़ के जो है आप ग्रो करते हैं, निखरते हैं। और मैं भी थोड़ा बहुत अगर सीखा हूँ तो उस ग्रुप में और उन सब सहयोगियों की, क्योंकि उन नए बच्चों के पास बहुत टैलेंट है, उनसे बहुत कुछ नई अपडेट, जो नई चीज़ें हैं, तो हम उन चीज़ों को हमने प्लेज में यूज़ किया। जब हम एक बार चितकारा यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर हम रेगुलर 2-3 साल 4-5 साल हमने लगातार परफॉर्म किया है चितकारा, और वहाँ पर प्राइज़ देने के लिए
बड़े बड़े एक्टर्स और बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती हैं और बड़ा बड़ा ऑडिटोरियम है, सीखने को मिलता है। तो हमने वो जस्ट प्ले करते हैं, प्ले अंतर्द्वंद एक नाटक था जो ये इनके ऊपर पीजी की लड़कियों के ऊपर था, उनके साथ कैसी बोल्ड लड़कियाँ किस तरह से उसका सामना करती हैं। तो हमने उसमें टेक्नोलॉजी, उसमें हमने देखा कि वहाँ स्क्रीन्स लगती हैं, तो उसमें जो हमने फ्लैशबैक का सीन दिखाना था तो हमने शूट किया, उसको शूट किया प्रॉपर। हमने कोर्ट के पास फाइट वाला सीन शूट किया, वो लड़कियों के साथ जो सीट दिखाना था वो फ्लैशबैक हमने उधर दिखा दिया जी। एंकर का सीन, एंकर वो, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। और अब तो जैसे व्हाट्सएप से अब आप फ़ोन से आप वीडियोस बना सकते हैं जी। पहले बड़े कम साधन थे आपके पास आगे बढ़ने के साधन, अब बहुत से चैनल्स हैं, बहुत से माध्यम हैं, ऑडिशंस होते रहते हैं, आपको पता लगता रहता है आप कहाँ ऑडिशन कर रहे हैं, आपका ग्रुप बना हुआ है, वो ग्रुप में आपको पता चलता रहता है क्या है, आपको आगे बढ़ने की वो होनी चाहिए। बाकी अब जब यहाँ से भी बच्चे जो सीख के जा रहे हैं, मतलब फिर आगे स्ट्रगल सिखा देती है, अगर जिसमें पैशन है वो आगे बढ़ेगा, वो जहाँ से भी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और निरंतर पढ़ते रहना पड़ता है, देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, है ना जी। बिल्कुल, जैसे कि हम एक्टिंग की बात कर रहे हैं और जब भी हम कला की बात करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में, तो लोगों को चाहते हैं लोग कि वो थोड़ा सा देखें। तो आइए आपके नाटक की एक और झलक हम अपने दर्शकों को देखते हैं। तो आइए दर्शकों देखते हैं एक छोटी सी झलक। ठीक है फिर रहने दे, और मैं चला जाता हूँ स्कूल तेरी जगह। वैसे भी तो गुंडलियां तो नहीं मिलेंगी। तो दर्शकों हमने देखा एक छोटा सा जो प्ले है वो हमने देखा, और जैसे कि प्ले का है एक काफ़ी जो लंबा समय होता है, एक टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, तो हमने एक छोटा सा हिस्सा देखा। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, इस पार्ट के बारे में, क्या इसमें चल रहा है, किस तरह की बातें चल रहे हैं। और जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि लोग काफ़ी इंटरेस्टेड है और बहुत चेयर भी करते हैं जब इस तरह से प्ले होता है। तो इस पार्ट के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए। हाँ, ये नाटक अगर राष्ट्रीय स्तर पर इसको इतना सराहा गया है, और तो उसका वही कारण है, इसमें इस नाटक में बहुत से शेड्स हैं। जैसे अब ये आपने शेड देखा, ये नाटक का शुरुआत है जब ये नाटक सेटअप हो रहा होता है और दर्शक इससे जुड़ पा रहे हैं, इसलिए वो एंजॉय कर पा रहे हैं। तो इसमें वही कि एक संघर्ष है, किस तरह गाँव में एक बेटी को पढ़ाने के लिए वो एक लाला जी का कैरेक्टर है, लाला जी उसे पैसे देता है उसको वो करने के लिए ना, लेकिन उसकी बेटी के लिए रिश्ते लगाने के लिए, और बेटी पढ़ना चाहती है और माँ बाप भी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो वो बच्ची की संघर्ष है और माँ बाप का संघर्ष है। उनके पास बड़े संसाधन नहीं है, वो मचान पे बैठ के पढ़ाई करती है,
जी। और मचान पे बैठ के पढ़ाई करने के बाद माँ बाप चाहते हैं कि हम मतलब हमारे पास कुछ रहे ना, नहीं उससे उधार ले, बार बार लाला जी से उधार ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं ताकि इसको पढ़ा पाए। तो यही देखो, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला जो वो है ना, उस थीम के ऊपर किस खूबसूरती, और आगे इसमें बड़े शेड्स आएंगे, आगे ट्रेजेडी है, नाटक तो तभी वो है उसमें जब शेड्स होंगे। तो वही मैं इस नाटक से जुड़ी एक बड़ी रोचक तथ्य बताना चाहूँगा, क्योंकि ये लगता है ना कि रंगमंच बड़ा साधारण है, क्योंकि हम बड़े अभाव में थिएटर करते हैं, हमारे पास रिहर्सल के लिए स्पेस वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती, किस तरह इतने बहुत छोटे से स्थान पे हम रिहर्सल करते हैं। तो ये जब इसका एक बहुत बड़ा शो शाहजहाँपुर में होना था, शाहजहाँपुर नेशनल लेवल का फेस्टिवल हर साल होता था, हर साल हमें बोलते थे कि यहाँ आना चाहिए आना चाहिए। मैं कहा जब हम तैयार, और इस कास्ट के लिए हम 7 आर्टिस्ट थे इस नाटक में, और उस समय कुछ ऐसा कि हम बड़ी मुश्किल से 7 लोग जोड़े हमने कि एक कोविड से पहले का उस समय का वो था, सर्दियां थी, कोहरा पड़ता है तो हम यहाँ से गए परमाणु कालका तक, वहाँ स्टेशन पे पहुँचे चंडीगढ़, वहाँ पहुँचे देखा तो नेक्स्ट डे हमारी बुकिंग थी, वहाँ से सारी टीम को फिर हमारा सेट छूट गया, सेट का एक भाग छूट गया वहाँ से। दूसरे दिन हमने फिर एंजॉय किया, वो किया, दूसरे दिन फिर आ गए स्टेशन पे, किसी तरह हम वहाँ पहुँचे सेट लेके, फिर उस जगह पे पहुँचे ट्रैवल करके। ट्रेन में सेट नहीं चढ़ाने दे रहे थे, इतना बड़ा सेट होता है तो उसको ले जाने में मुश्किल होती, टीटी वगैरह परेशान करते हैं, तो वो फिर सेट वहाँ पे बनाना, नई चीज़ें इकट्ठा करना, सेट बनाना किसी तरह हो, क्योंकि फेस्टिवल नेशनल लेवल फेस्टिवल है, कोई स्टेट लेवल का नहीं है, और वो करना, पर सब में शिद्दत से कि नहीं हमने करना है वो। और गए, परफॉर्म होना था, सेटअप लगा, सेट बन गया सब कुछ, और जब परफॉर्म हुआ मैट्रिक नहीं देखा तो क्या देखा हर दूसरे तीसरे दिन 3-4 दिन चलता है, मैट्रिक नहीं देख रहा, दूसरे दिन न्यूज़पेपर्स में लगा है, कटिंग्स में लगा है, मैट्रिक नहीं देखा। 7 आर्टिस्ट हम, बड़ी मतलब कहा जाए कि जो आपका ये नाटक है मैट्रिक, इसके साथ लोग जुड़ते गए और जो लोग हैं उनको ये बहुत पसंद भी आया। साथ ही आपने कई सारे, अगर हम अभिनय की बात करें, आपने अलग अलग जो फिल्म्स हैं उनमें भी काम किया है, नाटक में भी काम किया है, तो वोटिंग अवेयरनेस के ऊपर जो है उस पर, इस टॉपिक पे भी जो है इसमें आपने कार्य किया है, और लोग बच्चों को जोड़ा गया है और बच्चे काफ़ी जुड़े हैं इसमें आपके साथ। तो मैं चाहूँगी कि हम अपने दर्शकों को एक छोटी सी झलक दिखाते हैं इस नाटक की, तो आइए दर्शकों देखते हैं एक छोटी सी झलक। नाम बताओ। चलो रे घर चलो। अंकल अभी इसमें वोट डालना है। अरे ये क्या कोई बच्चों का खेल है? अभी आप वोट डालने अंकल। अंकल अगर ये बच्चों का खेल नहीं है तो आप बड़े होकर भी वोट क्यों नहीं डाल रहे? अरे भाई घनश्याम, कर दी ना बच्चों ने छुट्टी, अब है क्या कोई जवाब? भाई अगर ये अभी से खेल खेलेंगे, बड़े होकर तभी तो जागरूक मतदाता बनेंगे। सही कहा भाई, जब हमारे बच्चे ही इतने जागरूक हैं तो हमें तो मतदान करना ही चाहिए। क्या हुआ, क्या बोला तुम्हारे लाला जी आप ही देखो, से एक काम मीडियम से होता है। लाला जी हाँ भाई बोलो, क्या बात है? आप ना सियाने। तो दर्शकों, हमने देखी एक छोटी सी झलक, किस तरह से जो बच्चे हैं वो जुड़े हैं और किस तरह से अभिनय कर रहे हैं। और हम अगर जागरूकता की बात करें तो बच्चों को भी जागरूक किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। जैसे कि सर, हमने देखा कि इसमें बच्चे भी हैं और भी एक्टर्स इसमें कार्य कर रहे हैं, लेकिन बच्चों से के साथ जब हम कार्य करते हैं तो उन्हें समझाना भी पड़ता है, सीखना भी पड़ता है, और बच्चे जो है काफ़ी मैच्योरिटी से हम देख पा रहे हैं कि कार्य कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए। ये जो फिल्म बनी थी, ये महेंद्र शर्मा जी के निर्देशन में बनी थी, इसमें छोटा सा पार्ट उन्हीं का सेटअप था ये। तो हमारा बच्चों को लेने का जो उद्देश्य था कि कल को यही मतदाता बनेंगे, बिल्कुल इनको बचपन से, और बच्चे बहुत अवेयर होते हैं, तो खेल खेल में वो किस तरह लोकतंत्र के ऊपर विश्वास होना चाहिए उसका संदेश बड़ों को भी दे रहे हैं लोग। हम बोलते हैं ना 60% मतदान हुआ, 65% या उससे कम हुआ, तो लोग कोसते रहेंगे सरकार को, लेकिन जब आपका दायित्व होगा उस दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे। तो यही हम इस तरह के संदेश चाहिए लोकतंत्र से हुआ, नहीं तो हम नुक्कड़ के नाटकों के माध्यम से भी गांव-गांव जाके इस तरह के संदेश, या जब इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन से संबंधित जो है संदेश लोगों को अवेयर करने के संदेश वो देते रहते हैं। ये हमारा दायित्व भी है। जैसे मैंने कहा, हमारे ग्रुप का नाम है प्रणव थिएटर बियॉन्ड थिएटर। थिएटर और रंग बियॉन्ड थिएटर, रंगमंच से परे,
सामाजिक सरोकार, समाज के प्रति हमारी क्या दायित्व है। जी। फोक थिएटर ये हमारा दायित्व है, लोगों को जागरूक करना, लोगों को शिक्षित करना, लोगों को एंटरटेन करना, ये सब उसी परिधि में आते हैं। अगर हम अपनी एनर्जी, जैसे मैं बोलता हूँ, हम बहुत प्रोफेशनल नहीं है, बहुत बड़े एक्टर नहीं है, पर हम 2-3 घंटे जो लोग अपनी पार्टीज और उसमें लगाते हैं, हम वो बच्चों के साथ लगाते हैं, हम उनसे सीखते हैं, हम उनके साथ एक वर्कशॉप या एक, और हम कह भी सकते हैं कि जब बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम उन्हें सिखाते भी हैं, लेकिन ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हम उनसे सीखते हैं। तो सर, अगर हम बात करें, जैसे थिएटर की हम बात कर रहे हैं, तो हिमाचल में अगर हम बात करें तो कई सारे जो बच्चे हैं, लोग हैं, वो इंटरेस्टेड होते हैं थिएटर करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए, लेकिन उन्हें एक सही जगह नहीं मिल पाती है और उन्हें ये नहीं पता होता है कि थिएटर ज्वाइन तो करना है, किस तरह से करे ज्वाइन, कहाँ पर ज्वाइन करना है और किस तरह से उसमें पार्टिसिपेट करे और उसका हिस्सा बने। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे उस यूथ को, उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से जुड़े थिएटर से और किस तरह से उन्हें कला में आगे जाना चाहिए। अगर आप डिटेल में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दें। हाँ, मैं बताऊँ, जैसे बच्चों को संस्कार कहाँ से आते हैं, कहाँ से सीखते हैं। अगर कुछ कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत जितना भी लग रहा है, तो ये हमने बचपन से लेके ये प्ले सारे आज़ादी से रिलेटेड, देशभक्ति से रिलेटेड, इस तरह के नाटक थे ना, तो वो बच्चों में जो चीज़ हम बचपन में चीज़ें करते हैं ना, वो हमारे जहन में रहती है, या और जो चीज़ हमारा जो व्यक्तित्व बनता है, वो थॉट्स जो है ना, उन थॉट्स जब इकट्ठे होते हैं वही आपका व्यक्तित्व बनता है। जैसे अभी एक नाटक हमारा बड़ा पॉपुलर, बिल्कुल सर, जैसे कि समय की थोड़ी सी हमारे पास कमी रहती है, लेकिन जैसे कि आज हमने आपसे बात की एक्टिंग के बारे में, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि कला से जुड़ना चाहिए और घर से ही ये शुरुआत होती है और घर से ही हमें जो है उसकी शुरुआत करनी चाहिए। तो सर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आज हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, और समय की थोड़ी सी कमी की वजह से आपकी बात को रोकना पड़ा, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हमने जाना कला के बारे में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आज आने के लिए। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने दर्शकों का हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अभी के लिए आपसे लेंगे इजाज़त, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल। नमस्कार।